जेल में रहना और सत्याग्रह में जाना अपने आप में एक अनुभव। काफ़ी एंजॉय भी किया जेल का हमारा वास्तव वहाँ पर, क्योंकि सब हम ही लोग थे। योगासन वगैरह करते थे, फिर कुछ अभ्यास वर्ग टाइप होता था, फिर दोपहर में कुछ गाना बजाना, शाम को कुछ नाटक वाटक होते थे। मातृभू की अर्चना का एक छोटा उपकरण, चाहता हूँ माँ तुझे और भी कुछ दूँ। अभी ये गीत जब हम गाते थे तो रोंगटे खड़े थे। उसकी भावस्पर्शिता जो है वो आपको ये सोचने के लिए बाध्य कर देती है कि चलो न्योछावर कर देते हैं। होता नहीं हर किसी से, मगर वो भावना का मन में निपजना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। किसी भी विचारधारा आधारित संगठन में विचारों का अपना एक निश्चित महत्व है, मगर केवल विचारों के आकर्षण से लोग जुड़ते हैं ये सही नहीं है। वो वातावरण, उसको मिलने वाला स्नेह, उसके साथ होने वाला व्यवहार, ये उसको पहले आकर्षित करे। हमें सब लोग चाहिए, लूले लंगड़े, न बोलने वाले, शराबी और कुछ आदतें लगने वाले, उनको ठीक करना तो अपना काम है ना। जो व्यक्ति है उसको जैसा है वैसा स्वीकार करो और जैसा चाहिए वैसा बनो। इसी में तो संगठन की ताकत है, इसी में तो आपके वातावरण की क्षमता है। श्रद्धा केंद्र ने कभी सत्ता केंद्र नहीं बनना चाहिए। अगर श्रद्धा केंद्र अध्यात्म का कहो, किसी दार्शनिक का कहो, वो अगर सत्ता केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा तो समाज की बहुत हानि होगी। और इससे मैं विचलित भी होता हूँ कई बार, कई ऐसे श्रद्धा केंद्रों के बारे में जब मैं देखता हूँ तब। नमस्कार, पॉडकास्ट विद शरद, बहुत स्वागत है आपका। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं, राजनेता हैं, उनका दायरा बहुत विस्तृत इस मायने में है कि वो जिस विचार के साथ आगे बढ़े हैं उस विचार के एक बहुत ही गंभीर विद्यार्थी रहे हैं, वो अभी भी हैं। और उसके साथ हालांकि वो बड़ी विनम्रता से और संकोच से इस बात को स्वीकारते हैं जब उनके बारे में स्कॉलर, पॉलिटिशियन या विचारक राजनेता जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो उनकी किताबें, उनकी सोच, उनकी दृष्टि अभी भी जिस पार्टी में वो हैं, और उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, उसमें उसकी उपयोगिता बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कहीं किसी को संदेह नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रभारी और पूर्व सांसद, और इसके अलावा जिसे कहा जाता है कि बीजेपी में जिसका बहुत महत्व है, प्रशिक्षण, उस प्रक्रिया से वो बहुत गहरे जुड़े रहे हैं। महाराष्ट्र से वो आते हैं और महाराष्ट्र एक नर्सरी है भारतीय जनता पार्टी के विचारों की, जैसे संगठन की नर्सरी और एक बहुत मजबूत पाठशाला मध्य प्रदेश है। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और वो भले ही असहमति जताएं या विनम्रता से सकुचाएं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि वो एक स्कॉलर पॉलिटिशियन है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत आभार, धन्यवाद विनय जी। इस पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा अनौपचारिक होने की इस मायने में कोशिश करते हैं कि पीछे चलते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक किशोर विनय जी कहाँ उनका रहना रहा महाराष्ट्र में, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, और वो दौर जब था तो उस दौर में जो परिस्थितियां थी, जो सोच थी, जो दृष्टि थी, वो किस तरह की थी। थोड़ा सा पीछे जाके टाइम मशीन में चलिए ज़रा हमारे साथ, और 15-16 साल के विनय जी क्या सोचते थे, परिवार की पृष्ठभूमि क्या थी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपने हमें निमंत्रित किया, बहुत बहुत आभार आपका। आपके साथ बात करना हमारे लिए भी एक बड़ा अनोखा अनुभव इसलिए रहता है कि कुछ हम भी सीख लेते हैं, कुछ समझ भी पाते हैं आपका शब्दों का चयन और आप जिस पद्धति से सवालों को पूछते हैं। खैर, आपने जो पहला बिंदु उठाया है वो थोड़ा सा आत्म पर बोलने के लिए बाध्य करने वाला है, जो थोड़ा संकोच का भी मैं अनुभव करता हूँ। बावजूद इसके आपने पूछा है तो मैं जवाब देना मेरा दायित्व समझता हूँ। वैसे कोई बहुत विशिष्ट पृष्ठभूमि नहीं थी, एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से ही हम निकल कर आए, और पिताजी हमारे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के एक अधिकारी थे,
तो महाराष्ट्र के किस शहर की? महाराष्ट्र में नासिक में मेरा जन्म हुआ। नासिक में आप? और मेरी प्रारंभिक शिक्षा धुळे, जो कि हमारा पैतृक गांव था। जी। नासिक हमारे माताजी का गांव था। जी। तो धुळे और नासिक में हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और उस जमाने में महाराष्ट्र में बाद में जो नवोदय विद्यालय पूरे देश में मेरे ख्याल से राजीव गांधी के जमाने में बने, उसका जो मूल अवतार था वो महाराष्ट्र में मधुकर राव चौधरी करके एक बहुत अच्छे कांग्रेसी नेता थे, जो हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे और बहुत ही नाम कमाया उन्होंने नई नई संकल्पनाओं को आकार देते हुए। जी। तो उन्होंने एक कल्पना रखी कि जो ग्रामीण अंचलों में छात्र है, कई बार अच्छी पढ़ाई न मिलने के कारण होनहार होते हुए भी बहुत सामने नहीं आ पाते, तो इन छात्रों की हम चौथी कक्षा में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेंगे और उनको चयनित करेंगे और उनको लगभग सरकार गोद में ही लेगी। जी। और पूरी शिक्षा का जो भी दायित्व है सरकार उठाएगी। उनकी जो आय होगी पिता की, उसके आधार पर कुछ फीस हम लगाएंगे, पूरा फ्री सबको नहीं होगा, मगर बहुत सुविचारित ढंग से वो एक मॉडल बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया था शासकीय विद्या निकेतन, गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल, ये उसका अंग्रेजीकरण था। तो मुझे मतलब अवसर मिला कि उस एग्ज़ाम को मैं बैठूं, मेरा चयन भी हुआ। और फिर नासिक के शासकीय विद्या निकेतन में 5वीं से लेकर 11वीं तक मैं पढ़ने का अवसर मिला। पढ़ा। ये अर्ली 80s की बात है? नहीं, ये तो मेरा अर्ली 70s की बात है। अर्ली 70s। 60 मतलब लेट 60s एंड अर्ली 70s। और हमारा विद्यालय मेरे जैसे छात्रों को अपने विकास के लिए एक बहुत अवसर देने वाला एक क्षेत्र था। मतलब मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस विद्यालय में हमने देखा कि हम छात्रों को, हमारे एक प्राचार्य थे प्रोफेसर बी सिंगम, हेडमास्टर थे, बहुत ही मतलब कल्पना करते हुए, मतलब क्रिएटिव थिंकर जिनको मैं कहूँगा ना, एजुकेशनिस्ट विथ ए क्रिएटिव थॉट। तो उन्होंने 30 के वर्ग थे हमारे, केवल 30 मर्यादा थी छात्रों के ऊपर, मगर हमने क्या नहीं किया। हमारे यहाँ डार्क रूम थी जहाँ पर उस ज़माने के फ़ोटोज़ को डेवलप करने का काम हमने सीखा। हमारे यहाँ डू इट योर सेल्फ का वर्कशॉप था, तो फ्रेट मशीन पर खिलौने बनाने का काम हमने किया लकड़ी के। हमारे यहाँ एक ट्रेडल मशीन पर एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया था और मैंने अपने हाथों से कंपोज करते हुए पालवी नाम की एक पत्रिका निकाली थी जिसका मैं संपादक था। तो मतलब आजकल लोगों को ये परेशानी होती है कि हर काम के अभी लिए की शिक्षा नीति में ये चीज देख बिल्कुल रहे हैं, और ये उन्होंने उस जमाने में उन्होंने और किया। आज देखिए हम बोलते हैं कि किताबें पढ़ने का कल्चर, वो संस्कृति का लय हो रहा है। उस जमाने में टेलीविज़न वगैरह नहीं था, तो वो लय होने के लिए कारण बहुत ज़्यादा नहीं थे, मगर पढ़ने की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो हमारे प्राचार्य महोदय ने कहा कि आप लोग एक स्कूल की पिकनिक कहो, ट्रिप कहो, उसके लिए पुणे जाते ही हैं। पुणे में जाके पुणे के जितने सारे बुक स्टॉल्स हैं, वहाँ जाकर छात्रों ने ही किताबों को सिलेक्ट करना चाहिए कौन से वो पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे छात्रों की टोलियाँ बनाई गई, हम किताबों के दुकानों में गए, हमें जो चाहिए वो किताबें ले ली। लाइब्रेरी के लिए तो ग्रांट थी ही, और उन किताबों को लाइब्रेरी के रजिस्टर में रजिस्टर करने का काम भी हमने किया। उसके कारण किताबों के साथ हमारी मित्रता बन गई। नाम बताया आपने? सिंगम? हाँ, प्रोफेसर बी सिंगम करके थे। साउथ से थे या नहीं, वो मराठी थे। हाँ, प्रणाम कर रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब इतनी बहुत ही उचित सोच थी और कल्पना उनके मन में जो आती थी उसको वो आकार देते ही देते। एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, आपने कितनी दिलचस्प बात कही कि कमाल है, मतलब ये कल्पना से बाहर है। उस समय जो लेट 60s और अर्ली 70s के टीनेज थे, जिसमें विनय जी भी हमारे शामिल रहे, वो क्या सोचते थे? वो जैसे आज जेन जी की बात होती है, एक बड़ा अलग किस्म का सोच है, उनके पास गैजेट्स हैं, उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है। उस समय आप लोगों की सोच क्या होती थी? आपके मुद्दे चर्चा के क्या होते थे? ऐसा है, स्कूली अवस्था में तो बहुत ज़्यादा
सैद्धांतिक विषयों की चर्चा नहीं होती थी। हाँ, कुछ मात्रा में होती थी। स्कूल में डिबेट, एलोक्यूशन होता था, हम जैसे कई लोग सहभागी भी होते थे, तो कुछ रटी रटाई बातें भी कहते थे, कुछ पढ़ा लिखा सुना ये भी कहते थे। समाचार पत्र पढ़ने का बड़ा शौक मुझे उसी दरमियान लगा। मतलब मैं भोजन के लिए देरी से जाता था, पहले समाचार पत्र पढ़ता था। ये तब आप किस क्लास में थे? मैं 8वीं 9वीं में होगा। तब से आप हाँ, न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ने बिल्कुल, लगे? एवरी टाइम। मतलब समाचार पत्र पढ़े बगैर मैं कभी खाना नहीं खाया हूँ, लगभग यूँ कह सकते हैं। और ये आप ही की आदत थी या उस बैच के कई नहीं, विद्यार्थी? ऐसा नहीं। हम था। 2-4 लोग थे जो थे, टूट हाँ। पड़ते थे कि पेपर हाँ, आ गया तो आ भाई गया तो उसको पढ़ना तो ही है। बिल्कुल स्टार्ट टू बॉटम पढ़ना ही है। उस बैच का कोई ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है कि वो विद्यार्थी कहाँ कहाँ नहीं रहे? है, कुछ लोग आईएएस में भी गए, कुछ लोग अच्छे किसान बने क्योंकि ग्रामीण अंचल से थे तो वो भी किया, कुछ लोग आईपीएस बने, तो ऐसे है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं। राजनीति में प्रविष्ट लोगों की संख्या कम थी। कम। हाँ, मगर है, राजनीति में आए हुए भी लोग हैं। मगर जहाँ तक टीनेज की बात आप कर रहे हैं ना, मतलब उस जमाने में क्या सोच थी, आपने सवाल पूछा, तो उसके लिए मुझे अवसर मिला। मैं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना पुणे में 1974 में, और 74 में मैं कार्यकर्ता बना, विद्यार्थी परिषद के साथ संपर्क अधिक घनिष्ठ होता जाता रहा, और उसी दरमियान आपातकाल आया। तो संघ ने, विद्यार्थी परिषद ने, कई लोगों ने सोचा कि हम सत्याग्रह का अभियान छेड़ेंगे, और आज से एग्जैक्ट 50 इयर्स बिफोर, मतलब 1975 में ये सत्याग्रह शुरू हुए नवंबर के महीने में। तो मैं जिस महाविद्यालय में था वहाँ पर 2-3 बैचेस सत्याग्रह की मेरे सामने नारा देते हुए पुलिस ने हिरासत में लिया। बड़ा नाटकीय वातावरण, संघर्ष हुआ, कुछ हाथापाई भी हुई, लाठियाँ भी खाई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एबीवीपी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने भी करना चाहिए ना। अगर मेरे सहयोगी कर रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता जिनके साथ मैं उठता बैठता, वो आज जेल में। उस समय आप कॉलेज आ गए थे? हाँ, मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था। सेकंड ईयर में थे, मतलब बीए सेकंड ईयर? हाँ, बीए सेकंड ईयर, मतलब मैं कुछ 18-19 साल का होगा। तो फिर मुझसे रह नहीं गया, और मैं हमारे चाचा जी के यहाँ रहता था, घर में माता पिता पुणे में रहता था। तो उन्होंने तो मुझे बिल्कुल ये किया था कि बिल्कुल अभी एबीवीपी में जाना ही नहीं, ऐसा हम जाते थे फिर भी, और सत्याग्रह की तो बात ही नहीं। तो चुपचाप उनको बिना बताए हमने 31 दिसंबर 1975 को सत्याग्रह किया, और फरवरी 76 तक मैं येरवड़ा में रहा। तो येरवड़ा जेल में रहने का, लोग तो सालों साल वहाँ पर रहे, स्वाधीनता सेनानी वगैरह, और आपातकाल में भी लोगों ने लगभग 19 महीने वहाँ काटे। उसकी तुलना में 45 दिन कहीं नहीं है, उसका कोई संदर्भ ही नहीं लेना चाहिए। मगर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जेल में रहना और सत्याग्रह में जाना अपने आप में एक अनुभव है, और काफ़ी सीखने को भी मिला। हमने काफ़ी एंजॉय भी किया जेल का हमारा वास्तव्य वहाँ पर, क्योंकि सब हम ही लोग थे। हमारे बैरक में दूसरा कोई था ही नहीं, सारे विद्यार्थी हाँ। परिषद तो हम के सुबह आरएसएस के, एबीवीपी के ही RSS के थे। लोग थे। सुबह हम योगासन वगैरह करते थे, फिर कुछ अभ्यास वर्ग टाइप होता था, फिर दोपहर में कुछ गाना बजाना, शाम को कुछ नाटक वाटक होते थे, प्रार्थना होती थी, गीत गाते थे, एक लेक्चर होता था। मगर हमारे एक प्रोफेसर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने एक बड़ा सटीक वर्णन किया था कि कारागृह एक ऐसी जगह है जहाँ कई बड़े बड़े लोग, उनका छोटापन दिखाई देता है, और कई छोटे छोटे कार्यकर्ता, उनका बड़प्पन ध्यान में आता है। बहुत सुंदर बात है ये, बड़ी आपने महत्वपूर्ण बात की। एक और जो प्रश्न हमारे मन में आता है कि धारा के साथ तैरना हम सभी को पसंद होता है, उसके अपने फ़ायदे हैं, और फ़ायदे से ज़्यादा कई बार ये भी रहता है कि परिवार का दबाव है। जैसे आपके अंकल आपसे कहते थे कि बिल्कुल नहीं जाना है, अब भाई उनके पीछे सोच यही थी, एक मध्यम वर्गीय परिवार का पढ़ा लिखा, सुपठित और अच्छा मेधावी विद्यार्थी है, वो क्यों अपनी संभावनाओं को राजनीति के अंधड़ में कहीं गंवा न दे। तो इस विचार के प्रति जो विचार उस समय, मैं ये नहीं कहूँगा कि सर्वस्पर्शी नहीं था, लेकिन लोकप्रियतावाद की लहर में नहीं था वो, और उस समय जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी। आप उसके साथ चलिए, जो भी हैं बेनिफिट्स होंगे, मिलेंगे। आपको इस विचार ने, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, या राष्ट्रवाद है, या राष्ट्र प्रथम है,
इसने कैसे आकर्षित किया और उसके पीछे आपका लॉजिक क्या था? नहीं, एक तो ऐसा है कि एक्टिविज्म के विभिन्न दौरों में पहले तो आपको कार्यक्रमों का, कार्यक्रम के वातावरण का, जैसे एक बढ़िया सा गीत होता है, मान लीजिए, मातृभू की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ, चाहता हूँ माँ तुझे और भी कुछ दूँ। अभी ये गीत जब हम गाते थे तो रोंगटे खड़े होते थे। उसकी उसकी उत्कटता जो है, उसकी उसकी भावस्पर्शिता जो है, वो आपको ये सोचने के लिए बाध्य कर देती है कि चलो न्योछावर कर देते हैं। होता नहीं हर किसी से, मगर वो भावना का मन में निपजना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। वो आपकी जीवंतता का परिचायक है एक दृष्टि से। तो वातावरण होता है, मित्रता होती है, स्नेह होता है, कार्यक्रम होता है। कार्यक्रमों में आपके अंदर की जो भी छोटे बड़े नेतृत्व गुण है, उसको दिखाने की भी एक ललक आप किसी को भी होती है, आपको भी होती है, उस अवस्था में अधिक होती है। तो वो अवसर मिलता है तो लगता है कि हियर इज़ अ प्लेस वेयर आई मस्ट बी, ये भावना आती है। ये शुरुआती दौर में। बाद में जब आप और अंदर जाते हैं तब संगठन शास्त्र भी समझ में आता है। और मैं मानता हूँ कि विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो वो मूल रूप में संगठन शास्त्र है। और वो सीखते सीखते मनुष्य जीवन की जो दृष्टि, जिसको जीवन दृष्टि हम बोलेंगे, वो भी हमें विद्यार्थी परिषद ने ही सिखाई। ये बड़ी बात है। इसमें भी मेरी जिज्ञासा है कि जब आप 45 दिन आपने उस जेल में बिताया जिसमें बड़ी बड़ी विभूतियाँ रही हैं, और यरवदा वहाँ से जब आप निकले तो घर माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? तब तक उन्होंने हमें माफ कर दिया था। माफ कर दिया क्योंकि दूसरा कर भी क्या कर सकते थे? जी, कर भी कुछ नहीं कर सकते। अभी हो गया हो गया। हाँ, अभी तो पढ़ो भैया, क्योंकि इमरजेंसी की तब तक जी, शेष नहीं हुई थी। तो फिर हम फिर पढ़ने की मुद्रा में आ गए, पढ़े। वहाँ से फिर पिताजी की भी ट्रांसफ़र हुई, हमें भी ऐसा लगा कि मुंबई जाना चाहिए, तो मुंबई आए। और फिर विद्यार्थी परिषद में यहाँ आकर जुड़ गए। तब तक इमरजेंसी उठ भी गई थी, चुनाव आ गया था, जनता पार्टी की सरकार आई थी। तो घर में तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो किसी माता पिता को भी लगेगा ही, उसमें तो कोई उनकी गलती तो थी नहीं। मगर किसी ने ऐसा कोई बहुत बड़ा क्रोध जताया या कोई ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, पनिशमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ये जो सवाल आपसे है ये पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, मैं ये विचार स्पेसिफिक है। कांग्रेस का भी विचार हो, समाजवादी का विचार हो, वामपंथी विचार हो, राष्ट्रनिष्ठ संघनिष्ठ विचार हो, बीजेपी निष्ठ विचार हो, लेकिन ये विचार के प्रति जो आसक्ति है ये बड़ी गहरी होती है। ये ऐसा होता है कि जिसको सूरज का 7वां घोड़ा में धर्मवीर भारती ऐसे कहते हैं कि एक पात्र के माध्यम से कि बड़ा अभागा होता है वो क्षण जब आत्मा पवित्रता की रोशनी देख लेती है। फिर कितना डेविएट करो, कितने प्रलोभन आए या कितना निकृष्ट जीवन हो, लेकिन मन कहता है कि उसी तरफ चलना है। सही बात है, वाह, बहुत सुंदर। तो ये जो चीज है ये क्या है? मैं थोड़ा सा इसको दार्शनिक प्रश्न है ये, ठीक है। लेकिन क्यों लोग जिस विचार के साथ जाते हैं, किसी भी पार्टी के हो ना, उनको प्रलोभन मैं देखता हूं, हालांकि वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन वो क्यों डिगते नहीं है? क्यों उसी जैसे आज़ादी का आंदोलन था वो खड़े रहते हैं? नहीं साहब, मुझे ये प्रिय है। जी देखिए, ये तो हमने संघ में भी बौद्धिकों में सुना है, विद्यार्थी परिषद में चर्चा में ये बिंदु आते रहे हैं। और मैं मानता हूं कि किसी भी विचारधारा आधारित संगठन में विचारों का अपना एक निश्चित महत्व है, मगर केवल विचारों के आकर्षण से लोग जुड़ते हैं ये सही नहीं है। कम से कम शुरुआती दौर में तो ऐसा होता ही नहीं। उसका चंचु प्रवेश जो हो जाता है वो वातावरण, उसको मिलने वाला स्नेह, उसके साथ होने वाला व्यवहार, ये उसको पहले आकर्षित करता है। बहुत अच्छी बात। विचार ये विचारों के साथ सन्नद्धता बाद में आ जाती है और फिर उसका महत्व समझता है। अभ्यास वर्गों में ये तो हमें सिखाया गया कि भाई एकात्म मानव दर्शन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, मगर पहले राष्ट्रवाद की घुट्टी पिला के अंदर नहीं लाया, क्योंकि वो उस जमाने में वो पीने का और शायद पचाने का वो भी आपका स्तर नहीं था। तो ये जो वातावरण है, और इसलिए मैं संगठन शास्त्र शब्द की ओर आपको आकर्षित करूँगा ध्यान आपका, कि वो जो है ना स्नेह, प्रेम, अकृत्रिम, निरपेक्ष, ये होता है। हमारे एक संगठक जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं को गढ़ा,
वो बोलते थे कि जो संगठन करता है उसने अपने कार्यकर्ताओं को वो स्नेह देना चाहिए जो माता अपने पुत्र को देती है, कन्या को देती है, निरपेक्ष भाव से। जैसे माता कहती है ना कि तू पढ़ाई नहीं करेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये क्या होता है? ये कोई बोलेगा एक इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है, मगर वो तरीका होता है क्योंकि उसके हित में मेरा निहित है। माई स्टेक्स आर इन्वॉल्व इन योर बिकमिंग गुड इंडिविजुअल, ये माता बताती है। तो संगठनकर्ता को भी ये चाहिए कि उसने कार्यकर्ता को वो सेंस देना चाहिए। इसलिए शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए कि एवरी कार्यकर्ता इज वांटेड। हमारे मराठी में बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं गेला उड़त, यानी गया जाने दो, गया जन्म में, या कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ऐसे भाव से कैसे कार्यकर्ता आएगा? कार्यकर्ता को आपने अपनत्व, प्रेम, ममत्व और उसको ये भाव देना चाहिए कि भैया तू बहुत जरूरी है इस संगठन के लिए। ये नहीं देंगे तो वो क्यों रहेगा? एक बार हमारे कॉलेज के संदर्भ में चर्चा चल रही थी, तो बोले इस कॉलेज का यूनिट इतना क्यों नहीं चल रहा? तो किसी कार्यकर्ता ने कहा कि यहाँ सब ऐसे लुच्चे लफंगे लोग हैं और ये हमारे छात्र आते ही नहीं। तो बोले जरा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो बोले मैंने एक को जोड़ने की कोशिश की, वो बहुत माँ बहन की गालियाँ देता है, तो मैंने कहा कि मैंने उसको नहीं लेंगा, मैं उसको संगठन में नहीं समाहित करूँगा। दूसरा, तो बोले ध्यान में आता है कि वो बीच बीच में स्मोकिंग के लिए बाहर जाता है, तो मुझे लगा कि ये गलत है, मैं उसको नहीं लूँगा। तीसरा, तो बोले नहीं नहीं ये उसका ऐसा है कि वो रात को शाम को शराब पीता है, तो उसको नहीं। चौथा, पांचवा क्या है कि उसके पिताजी करप्ट है, उसको नहीं लेंगे हम। तो वो सुनने के बाद हमारे संगठक ने कहा कि भैया ये जो हर किसी के ऊपर क्रॉस लगाने की पद्धति है, इससे संगठन थोड़ा ही न चलेगा। हमें सब लोग चाहिए, लूले लंगड़े, न बोलने वाले, शराबी और कुछ आदतें लगने वाले, उनको ठीक करना तो अपना काम है ना। जो व्यक्ति है उसको जैसा है वैसा स्वीकार करो और जैसा चाहिए वैसा बनाओ। इसी में तो संगठन की ताकत है, इसी में तो आपके वातावरण की क्षमता है। आपके पास आने के बाद क्यों नहीं वो ये गलत चीजें करता? माँ बहन की गाली वो यहाँ देने की साहस क्यों नहीं करता? क्योंकि वातावरण है। तो ये आपको संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में। और कई बार मैं देखता हूँ कि संगठनों में चर्चा तरह तरह की होती है, तो हमारे संगठक महोदय जी ने एक बड़ा सूत्र हमें बताया था कि संगठन के लिए ऑल आर इम्पॉर्टेंट बट नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। सुंदर बात है। एक सवाल ये भी मन में आता है आपसे, जो जितना मैं सुन रहा हूँ, कि जैसे एक कोच है, सचिन तेंदुलकर के कोच हैं, शायद हमें याद है आचरेकर साहब हैं, लेकिन वर्तमान T20 के कैप्टन का कोच कौन है? सूर्य कुमार यादव का नहीं मालूम। अभिषेक शर्मा के कोच कौन हैं? दिमाग पे जोर डालिए, नहीं मालूम। ये जो संगठक शब्द आपने प्रयोग किया, ये सितारे गढ़ने वाले लोग हैं। चाहे किसी पार्टी की बात करूं मैं या मैदान में किसी टीम की बात करूं, संगठक को कभी ये भ्रम नहीं होता या ये उसको पीड़ा नहीं होती कि इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री खड़े कर दिए, इतने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री खड़े कर दिए, प्रधानमंत्री खड़े कर दिए, इतने बड़े बड़े संगठन के ओहदेदार खड़े कर दिए, कोई मुझे याद नहीं करता? नहीं, यही तो मैं मानता हूँ कि संगठन शास्त्र की अहमियत है ना। Nobody is indispensable. Even the Sangatak is not indispensable for that matter. I mean, it may sound a very philosophical thing, but that is the fact of life. आप जिनको गढ़ो, मान लीजिए, तो क्या आप उनके साथ कुछ व्यवहार करके वसूली करने वाले हैं क्या? ऐसा थोड़ा ही होता है। अरे गढ़ा गढ़ा वो व्यक्ति आगे निकल गया, हो सकता है वो आपको भूल भी गया हो, उसकी मोह माया में आने की जरूरत नहीं है। एक शब्दावली का प्रयोग प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जिन्होंने हम सबको गढ़ा, वो करते थे, विच इज अनअटैच्ड इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट तो होनी है मगर अनअटैच्ड, तो ये भी बड़ी बात है। मतलब ये फिलोसॉफी है, संगठन शास्त्र यानी सिद्धांत या चिंतन का ही दूसरा नाम है, बाकी कुछ नहीं। इस लंबी जर्नी में कभी कोई मन में संदेह उत्पन्न हुआ किसी भी बात को लेकर? कि कई बार हमें ही, जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ कि जर्नलिज्म में मुझे इस प्रोफेशन की ग्रेविटी और इससे प्रेम को लेकर संदेह नहीं हुआ, लेकिन कई बार मुझे लगा कि शायद मुझे जितना प्रैक्टिकल होना चाहिए था, व्यवहारिक होना चाहिए था, मैं उतना नहीं हूँ। और ये विचार मेरा नहीं था,
ये विचार बाहर से आता था। ये बाहर वाले कहते थे कि आप व्यवहारिक नहीं हैं। ऐसा हर व्यक्ति के साथ मुझे लगता है, ख़ासतौर से उसके चुनौतीपूर्ण दिनों में ये होता है। आप कभी इस किसी आत्म संदेह से गुजरे कभी इस लंबी यात्रा में? निश्चित रूप में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा कि जिसको ये मन में कभी सवालिया निशान खड़े ही नहीं हुए। वो तो होते रहते हैं, और उस पर मात करने का कसब या कुशलता वो भी अपने आप को ही सीखनी पड़ती है। कोई आकर आपको हमेशा समझाएगा बुझाएगा, ऐसा कोई ग्रीवांस रिड्रेसल या कोई ऐसा तो होता नहीं। एगनी एंट, वो आंट बोलते हैं, ऐसी कोई एगनी आंट होती नहीं। अपने आप को ही एगनी आंट बनना पड़ता है औरों के लिए, कभी कभी अपने लिए भी। तो वो तो चलता रहता है। मगर संदेह की जहाँ तक आपने बात की, मैं दो बातें निश्चित रूप में रखूँगा कि बदलते हुए ज़माने में समाज में आध्यात्मिक व्यक्तियों की संख्या बहुत है, और अच्छे अच्छे लोग भी हैं, संगठन संस्थाएं भी हैं जो समाज की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। समाज उनकी ओर देखता है, उसमें एक श्रद्धा भाव है। तो जिनके प्रति श्रद्धा है वो श्रद्धा केंद्र है। श्रद्धा केंद्र ने कभी सत्ता केंद्र नहीं बनना चाहिए। अगर श्रद्धा केंद्र अध्यात्म का कहो, किसी दार्शनिक का कहो, वो अगर सत्ता केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा तो समाज की बहुत हानि होगी। और इससे मैं विचलित भी होता हूँ कई बार, कई ऐसे श्रद्धा केंद्रों के बारे में जब मैं देखता हूँ तब। और दूसरी बात यह है कि बदलते ज़माने में, जैसे मैं सोशल मीडिया के बारे में आजकल एक मेरा निरीक्षण शेयर करता हूँ कि सोशल मीडिया ने जो भ्रांतियाँ लाई है, कई सारी लाई है, और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो भ्रांतियों के महाजाल में हमें फंसाने के माया लिए भी है वो तो बिल्कुल जी। तो इसके कारण हुआ क्या है कि विशेष रूप में नई पीढ़ी, और नई पीढ़ी का केवल नई नहीं रहती, पुरानी भी उसके साथ जुड़ जाती है, तो अच्छा दिखने पर बहुत बल दे रही है। अच्छा होना और अच्छा दिखना दोनों महत्वपूर्ण है। मगर केवल अच्छा दिखने पर बल देने से, क्योंकि फेसबुक में फोटो डालनी है, तो हो क्या रहा है? देखिए, इतने सारे छोटे छोटे कस्बों में भी आपको ब्यूटी पार्लर खुले हुए दिखाई लग रहे, जिम्स बंद रहे। वो कोई व्यायाम और स्वास्थ्य के आकर्षण के प्रति कम है, मगर जिम टोन्ड बॉडी के प्रति आकर्षण ज़्यादा है। मेरी उसमें कोई आपत्ति नहीं है, जरूर जाना ही चाहिए। जिम कल्चर भी अच्छा है, ब्यूटी पार्लर से भी कोई नफरत करने की जरूरत नहीं। विषय केवल इतना ही है कि अच्छा होना, अच्छा दिखना, ये अच्छे होने का विकल्प नहीं हो सकता। और इसलिए जरूरी है कि जो अच्छे हैं उन्होंने अच्छा प्रस्तुत होने की कोशिश करनी चाहिए, और जो अच्छे प्रस्तुत होते हैं उन्होंने अच्छा होने की दिशा में भी अपना मन लगाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात। अन्यथा समाज फंसता जा रहा है, क्योंकि जो अच्छे दिखते हैं अच्छे निकलते नहीं, और जो अच्छे होते हैं अच्छे दिखते नहीं। ये संघर्ष जो आपने बताया, ये आजकल हर क्षेत्र का संकट है। कॉरपोरेट का है, पॉलिटिक्स का है, सिनेमा का है, बल्कि मैं और आगे बढ़कर जोखिम लेकर कहूँगा अध्यात्म का भी है ना। बिल्कुल है। ये सब तरफ ये मौजूद है कि आप अच्छे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी ब्रांडिंग बड़ी ज़बरदस्त है, आपका कलेवर बहुत अच्छा है। 1974 के वो विनय जी, जिन्होंने उस संगठन, हालांकि मैं जितनी मैंने देखा और समझा है कि कुछ चीज़ें, मूल चीज़ें विद्यार्थी परिषद या ऐसे संगठन जो विचार समर्पित हैं उनमें बहुत हद तक वैसी ही हैं जैसी शायद स्थापना के समय थी। लेकिन राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है, और उसका मुख्य कारण है सत्ता केंद्रित और चुनाव जीतने की व्यवस्था पर पूरा ध्यान, जो ये कहता है कि सुविधाओं को, आदर्शों को थोड़ा फोल्ड करके रखा जा सकता है, इसको जेब में रख लीजिए। यहाँ फ्रीबीज देना है तो देना है, यहाँ पर ये घोषणा करना है तो करना है, यहाँ अगर कांग्रेस मुक्त करना है तो करना है। कांग्रेस की तरफ से बात करूं तो प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक संबोधन बोलना है तो बोलना है। अब उसके पीछे शायद कुछ भी सोच हो सकती है, आप जस्टिफाइड कर रहे हैं। ये कितना परिवर्तन आपने अर्ली 70s से लेकर आज 2026 तक देखा है? मैं किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। नहीं, ये ऐसा है ना, राजनीति को आप समाज व्यवस्था से अलग थलग करके तो नहीं देख सकते, कतई नहीं। समाज का ही अंग है।
और समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो राजनीति में कहीं ना कहीं से घुस जाएगा, ये भी बड़ा स्वाभाविक है। तो ये हो रहा है, मगर ये चुनावी राजनीति की भरमार के कारण हो रहा है। इसका आकलन होने के कारण ही मेरे जैसा एक छात्र मानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूनतम चुनावों की ओर ले जाने वाला वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रस्ताव रखा है। जितने चुनाव कम उतनी बुराइयां कम, जितने चुनाव कम उतना भ्रष्टाचार कम, जितने चुनाव कम उतनी संगठन के अंतर्गत कलह की और एक दृष्टि से आपसी संबंधों के बिखराव की स्थिति कम। इसलिए चुनाव की संख्या पर कुछ न कुछ उपाय करके हमने थोड़ी रोक लगानी चाहिए। आज जो हर साल चुनावी वर्ष हो रहा है, इस अवस्था ने हमारे देश की राजनीति और परिणाम स्वरूप समाज नीति में भी बहुत सारी विडंबनाएं लाई है। सारा कोई चुनाव अभिमुख हो रहा है और ये स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि केवल इलेक्शन ओरिएंटेड, ऐसी सोच ये कभी भी देश के लिए हित की नहीं होती। वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम लोकप्रियता की ही बात नहीं करेंगे, लोकहित की बात करेंगे। अभी लोकहित और लोकप्रियता में अंतर आने लगा है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि चुनाव ही अवसर है हमारा कुछ भला कर लेने का, जो गलत है। अगर आप सुशासन मुहैया करेंगे तो 2 चुनावों के अंतराल में भी आप कुछ अच्छी काम कर पाएंगे, तो उसके लिए अवसर मिले, इसलिए चुनावों की संख्या कम हो। मैं मानता हूं कि एक कारगर उपाय साबित होगा। हालांकि तुलना बड़ी असंगत लग सकती है आपको, लेकिन मैं देखता हूं कि क्रिकेट चूंकि एक मार्केट रिडन इकॉनमी में डूबा हुआ खेल है, मुझे कहने में संकोच नहीं। जैसे अभी एक भी बड़ा अच्छा विचार सामने आया कि भारत पाकिस्तान खेल में एक पाकिस्तान की टीम का कोई कैरेक्टर ही नहीं है लड़ने का, लेकिन आप उस मैच को पैसे के लिए इतनी हाइप देते हैं जैसे दुनिया की 2 इक्वली महाशक्तिशाली टीमें भिड़ रही हैं, जो बहुत खराब है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि क्या यही एक बड़ा कारण है कि भारत में खिलाड़ी लगातार उभरते हैं, क्योंकि मार्केट इकॉनमी है। सचिन तेंदुलकर जाते हैं तो कोहली साहब आ जाते हैं, कोहली साहब जब रिटायरमेंट के कगार पे होते हैं तो शुभमन गिल आ जाते हैं। क्या मैं माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी में ये व्यवस्था है, लेकिन क्या इसका एडवांटेज मिलता है कि आज बीजेपी अपने को एक बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में पाती है? तो क्या ये चीज़ें हैं क्या, या लीडर या फिर अच्छे सख्त हेडमास्टर ही निकाल सकते हैं अच्छे स्टूडेंट? ऐसा है कि किसी भी स्कूल का नेतृत्व करने वाला अगर हेडमास्टर है तो उसका तो एक अहम भूमिका, अहम स्थान रहता ही है जी। मगर स्कूल जिन आदर्शों पर चलता है, संकेतों पर चलता है, उसकी भी अहमियत कोई कम नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र दल है जो ऐसे प्रयोग कर सकता है कि बिहार का एक विधायक जो मंत्री बना 45 साल का, जिसने 5 चुनाव लगातार जीते, और छत्तीसगढ़ का हमारा प्रदेश का चुनाव जो हम पराजित होंगे, हम शायद हार जाएंगे, विफल होंगे, इसकी विकरालता से वो बाहर निकाल के जीत की ओर लेकर आया। ऐसा हमारा श्रीमान नितिन नवीन जैसा कार्यकर्ता इस पार्टी का अध्यक्ष बन पाए। ये अपने आप में एक साहस की तो बात है। लेकिन विनय जी कुछ और ये मार्केट के विरोध में तैरने की भी हिम्मत है। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ समीक्षक कहते हैं कि ये लोकप्रियतावाद के भी उदाहरण हैं। आप ये भी बताना चाहती है बीजेपी की, देखिए हम 45 साल के एक युवक को मौका देते हैं, हालांकि अभी उन्हें लड़ना होगा नितिन नवीन जी को, और ये बताना होगा कि क्या वो उन बेंचमार्क्स पे जाते हैं जिस पर अमित जी गए, अमित जी के पहले आडवाणी जी गए, या अटल बिहारी वाजपेयी गए, या कुशाभाऊ ठाकरे गए। तो ये बड़े बेंचमार्क हैं, ये तुलना तो होगी। इसलिए पता नहीं कौन कहता है कि ये लोकप्रियता की धारा में, ये तो रिस्क टेकिंग है जी। मतलब संगठन को भी ये महत्वपूर्ण बात क्या है? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं जब आप युवा को सामने लाते हैं और एकदम जो राष्ट्रीय धरातल पर नहीं था ऐसे, यद्यपि उसमें गुण है, क्षमताएं हैं और साबित की हुई क्षमताएं हैं, मगर उनको आप जब सामने लाते हो तो संगठन भी कुछ मात्रा में तो रिस्क लेता ही लेता है। ऐसा थोड़ा ये कि कोई भी आप ऐसा असाधारण कदम जब उठाते हैं तो कुछ रिस्क रहती है। एक चीज़ और जो बीजेपी के लिए मैंने ऑब्जर्वर्स की तरफ से देखा कि बड़ी निर्ममता से कई बार फैसले हो जाते हैं।
आप पूरा कैबिनेट बदल देते हैं गुजरात में, आप इसके पहले म्यूनिसिपल इलेक्शन दिल्ली में आप पार्षदों के टिकट हटा देते हैं, तो उसके साथ ये भी सवाल उठता है कि फिर इनको चुना क्यों गया था, या आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस नहीं हुए, तो इसका विश्लेषण कैसे किया जाए? हर निर्णय का विश्लेषण अलग अलग हो सकता है। मैं सारी प्रक्रिया से वाकिफ नहीं हूँ और उसका हिस्सा भी मैं नहीं था, मगर मुझे लगता है ये भी, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी एक मूवमेंट जैसी है, एक आंदोलन जैसी है, एक विचारधारा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक समूह है। और बीजेपी तो निश्चित रूप में देश की बहुत गिनी चुनी विचारधारा आधारित दलों में से एक है। तो विचारधारा का आधार आपके पास है, एक संगठन शास्त्र सुगठित, सुविहित, सुरचित, उसके आधार पर आप इतनी लंबी यात्रा सफल कर आए हैं, तो प्रयोग तो करने ही पड़ेंगे। और मैं मानता हूं कि ये सारे प्रयोग हैं। घीसी पीटी पद्धति से राजनीति अभी आप नहीं कर पाएंगे। ये इम्पोर्टेंट बात। तो नई बातें करना यानी क्या करना, तो चलो भाई एक बार ये करके देखते हैं, चलो भाई एक बार ये करके देखते हैं, क्योंकि संगठन आज अफोर्ड करने की स्थिति में है इन प्रयोगों को। हाँ, ये भी ध्यान में रखिए। ये इम्पोर्टेंट। मगर हम सुख चैन से बैठे हैं, प्रयोग करने की हिम्मत नहीं रख रहे, कोई साहसिक कदम उठाने की जरूरत नहीं कर रहे, ऐसी स्थिति नहीं है। ये हमारे संगठन की जीवंतता का प्रतीक है। हो सकता है इतिहास काल में इन प्रयोगों के अलग तरीके से समीक्षा होगी, भविष्य काल में वो बात अलग है, मगर भविष्य में क्या होगा उसका इतना भी बोझ मन में रखने की आवश्यकता नहीं ना। आखिरकार अच्छे भाव से नए नए प्रयोग, नए नए लोगों को सामने लाना, नई रचनाएं खड़ी करना, ये अगर हम करते आए हैं तो उसको करते रहना भी चाहिए। संघ अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है और तमाम समीक्षा, आलोचना, उसके बाद ये संगठन जिस ताकत से आगे बढ़ा है उसके पीछे विचार और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की उसकी क्षमता और विश्वास, ये बड़ा कारण प्रतीत होते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि मोहन भागवत जी जिस तरह से संगोष्ठियाँ कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, और संघ से जुड़े संदेहात्मक विषयों पर वो प्रयास कर रहे हैं कि उनके उत्तर दें। चूँकि आप संघनिष्ठ सोच के एक बहुत ही गंभीर विद्यार्थी ही कहूँगा मैं, आप रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है, संघ शायद असहमत सहमत हो, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सही समय है कि जब 100 वर्ष पूरे करने के बाद, जैसा संघ हमेशा दावा करता है कि उसकी कोई लिप्सा नहीं है, कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी रहेगी, ये आपके विश्लेषण का विषय होगा, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि अब संघ उन विषयों पर और अधिक मुखर होकर बोले जिसको लेकर संदेह के प्रश्न जिन जिन कारणों से भी किए गए हो, राजनीतिक कारणों से, द्वेष के कारणों से, उनका प्रगटीकरण बहुत खुलकर होना चाहिए। देखिए, संघ बाय डेफिनेशन एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसकी फिर संदेह कैसे होता नहीं बताता हूँ, फिर भी यही तो विडंबना है जी। हुआ कैसे कि ओपन ऑर्गेनाइजेशन, वहां जाने के लिए कोई एप्लीकेशन करना पड़ता है, कभी नहीं। वहां से बाहर जाना है, कोई त्यागपत्र देना पड़ता है, कभी नहीं। जाने के लिए कोई चंदा जमा करना पड़ता है, कभी नहीं। तो इतना ओपन, इतना डेमोक्रेटिक और इतना सर्वसमावेशी संगठन होने के बावजूद भी उसकी ये जो खूबी है संगठन शास्त्र की, या उसकी जो ताकत है, कैच देम यंग वाली जो बात है, संघ के पास आज जितनी युवा शक्ति है उतनी अन्य किसी के पास नहीं है, और वो टिके हुए युवक है, ऐसे नहीं कि आज आए मेहमान बन के कल चले गए। तो ये जो खूबियां संघ के संगठन शास्त्र के अंतर्गत विकसित हुई, जिसके कारण संगठन ने, अब ये राजनीतिक शब्द होगा फिर भी मैं उसका उपयोग करता हूँ, जो जनाधार पाया, जो लोक संग्रह हुआ संघ के साथ, जो तरह तरह के लोग जुड़ते गए, समाज के सभी तबकों के लोग जुड़ते गए, और समाज में कितनी भी उथल पुथल किसी एक विषय को लेकर क्यों न हो, संघ का संघपना बरकरार रहता रहा। इसके कारण जो लोग विचलित होते हैं, जिनको लगता है कि ये मेरे काबू में आनी चाहिए ये ताकत, आपको याद होगा जनता पार्टी के जमाने में जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, इनकी इच्छा थी कि संघ का विलय हमारे पार्टी में हो जाना चाहिए। ये कैसे संभव है? संभव ही नहीं, मगर वो कह रहे थे कि अभी संघ की क्या जरूरत है, अब तो हो गया, हम आ गए सत्ता में। तो हर किसी को ऐसा लगता है कि ये तंत्र मेरे कब्जे में रहे, वो नहीं होता। एक दूसरा, संघ की जो विचारधारा है, जिसको मैं हमारे
गृह मंत्री अमित भाई के शब्दों को अगर उधार लूं तो संघ की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, ये विचारधारा ऐसी है जिसको इस देश की मिट्टी का सुगंध है। और उस विचारधारा का आकर्षण भी धीरे 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 विकसित हुआ। शुरुआती दौर में समाजवाद की जो छाया थी, हैंगओवर बोलते, वो जो था, उसके कारण वो थोड़ा पिछड़ता रहा, मगर अभी खुलकर सामने आया, लोगों को ध्यान में आया कि इसके क्या है। ऐसा ये एक दृष्टि से जिसको अंग्रेजी में चेकर्ड प्रवास बोलते हैं, ऊपर नीचे ऐसा होता गया। इस दौरान कई सारी भ्रांतियां फैलाई गई और उन भ्रांतियों को समय समय पर संघ दूर भी करता रहा। तो अभी सोचा गया कि ये 100वां वर्ष है, तो समाज के सारे प्रबुद्ध जनों के साथ हम एक खुले तरीके से वार्तालाप करते हैं। और जो आपने देखा होगा 8 दिन पहले मुंबई में हुआ, उसके पहले एक बार दिल्ली में भी हुआ था, और भी होगा, भोपाल में भी शायद हुआ है। तो ये सारे खुले और किसी भी तरीके से कंट्राइव्ड नहीं, रचे रचाए नहीं, ऐसे संवादों की एक श्रृंखला है। और ये तो हर पार्टी ने, हर ऐसे संगठन ने करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये खुलापन होना चाहिए। आखिर समाज के कारण ही तो आप है ना। और संघ तो समाज और संघ की एक रूपता को एक दृष्टि से देखता है कि धीरे धीरे ऐसा हो कि संघ को तो अलग रहने की, डॉक्टर साहब ने कहा था कि संघ की कोई जुबिली करनी नहीं है हमको। इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि हमारा काम जुबिली करने से पहले ही समाप्त हो। कौन सा काम? कि संघ का संस्कार पूरे समाज में फैलाना, राष्ट्र प्रथम का संस्कार, समाज प्रथम का संस्कार, हम सब एक है का संस्कार। तो वो इतना आसान थोड़ा ही था कहना। उन्होंने एक उद्देश्य के रूप में रखा, ध्येय तो उच्च ही रहना चाहिए, मगर आसान नहीं था। तो धीरे धीरे 100 साल हो गए, मगर अभी भी वो अगर करना है तो सबको साथ लेकर करना पड़ेगा, इसलिए संवाद की जरूरत। जी, आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे। चूंकि आप समाज पर एक गहरी दृष्टि रखते हैं, तो एक गहरा आक्रमण इस समय भारत पर उसके सांस्कृतिक रूप और स्वरूप पर है, जो बाजार के कचरे के साथ, वेस्ट के साथ आया है। लिव इन, मैं उनका विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, और ये मनुष्य एक स्वतंत्रता का पक्षधर है अतीत से लेकर आज तक। इसीलिए हिप्पिज्म और नारी स्वातंत्र्य के बड़े बड़े आंदोलन, मनुष्य स्वातंत्र्य के बड़े बड़े आंदोलन, कम्यून सिस्टम, बिना शादी किए साथ रहो, चीन में इस तरह के प्रयोग हुए, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि वो काफ़ी तेज़ी से वो हमारे सनातन के स्वरूप पर भी वो टकरा रहा है, उससे बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े कर रहा है जो चिंतित करते हैं। लिव इन जैसी व्यवस्था जो है, डबल इनकम, नो किड्स, ये भी एक विषय है जो मुझे लगता है सामाजिक रूप में ज़रूर हमें उस पर बात करनी चाहिए, बिना उसको अच्छा बताए या बुरा बताए। आपकी रुचि मैं जानता हूँ इस पर बहुत गहरी है, और आप जिस कॉस्मोपॉलिटन सिटी से आते हैं, मुंबई से, वहाँ ये विचार और ये बहस खूब बौद्धिक वर्गों में चलती है। आप इसे कैसे, क्राइसिस ऑफ फेथ है आज, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है आज, मैं कौन हूँ मुझे नहीं मालूम, मैं ड्रग्स नशे में डूबा हूँ, या मैं एक स्वतंत्रता के नशे में डूब गया, मुझे कोई लेना देना, राष्ट्र के प्रति मेरी जवाब, जब राष्ट्र मेरी जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो मैं क्यों लूँ। कैसे देखते हैं आप, और क्या इससे हम निकलने के जतन गंभीरता से हो रहे हैं कि चुनाव में उलझी सरकारों की व्यवस्था इसको हल करेगी, इसको लेकर भी संदेह होता है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई सामाजिक प्रश्न केवल राजनीतिक गलियारों में से घूमकर हम समाधान की ओर ले जा सकते। शासन अपना काम करे, समाज भी एक स्वायत्त समाज की भूमिका, संघ का विचार तो ऑटोनोमस सोसाइटी का है। तो समाज अपने बारे में सही क्या, गलत क्या, बुरा क्या, इसके बारे में सोचे और व्यवस्थाओं को अधिक प्रबल बनाते हुए चले। अभी जो आपने जिक्र किया 2-3 विषयों का, जैसे आपने कहा, करना भी नहीं चाहिए कि ये सही है, ये गलत है, मगर ये स्थितियां आने के पीछे जो ढेर सारे कारण है, उसमें समाज के अंदर के परिवर्तन का जो आकलन सही हर व्यक्ति को होना चाहिए, वो न होने का एक महत्वपूर्ण कारण है, ऐसा मुझे लगता है। और ये परिवर्तन अपने घरों में भी हो रहा है, समाज में भी, घर के बाहर भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो वो परिवर्तन क्या है? और आचार्य दादा धर्माधिकारी ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी। दादा धर्माधिकारी एक सर्वोदयी नेता थे, गांधीवादी विचारक थे, और वो कोई वीमेन लिब के
पुरस्कर्ता थे ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, मगर उन्होंने किताब में जो एक रोचक बात कही थी, छोटी सी पुस्तिका है, उसमें उन्होंने एक बहुत सरल शब्दों में कहा कि एक जमाना था कि कुछ काम महिला के, कुछ पुरुष के, ये तय था। वो कौन से काम हैं हम सब जानते हैं, घर चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, रसोई, आवभगत वगैरह ये महिला करती थी, सुरक्षा देना, पैसा कमाना, घर के बाहर के व्यवहार संभालना, ये सब पुरुष करता था। अभी क्या हो गया? आचार्य जी लिखते हैं कि महिला अपनी चूल्हा चौखट छोड़कर समाज के अन्य क्षेत्रों में इतनी अंदर घुस गई है कि वो विमान चला रही है, महिला आर्मी में जा रही है, महिला वैज्ञानिक बन रही है, महिला देश की प्रधानमंत्री बन रही है। तो एक भी क्षेत्र नहीं कि जो एक जमाने में पुरुषों के लिए आरक्षित था, जहां आज महिला ने अपना प्रभाव निर्माण नहीं किया है। आचार्य जी आगे लिखते हैं कि समाज में अगर संतुलन लाना है तो अब जिम्मेदारी पुरुषों की है कि उन्होंने उन सारे क्षेत्रों में भी अभी घुसना चाहिए कि जो एक जमाने में केवल महिला के माने जाते थे। बड़ा 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 मौलिक बात है, बहुत मौलिक बात, बहुत मौलिक बात है। इसलिए किसी पुरुष ने, किसी बच्चे ने, किसी पुरुष युवा ने घर के काम करना, डिश वॉशिंग करना, रसोई करना, कपड़े सुखाने के लिए ले जाना, बाजार में जाना, बच्चों को संभालना, बेबी सिटिंग, इसमें कतई कोई संकोच की भावना नहीं रखनी चाहिए। और हमारे देश का सांस्कृतिक जो भी हमारे विरासत का हिस्सा है, उसमें एक अर्धनारी नटेश्वर की प्रतिमा है। बिल्कुल है। तो अगर हम ये मानते हैं कि एवरी मेल इंडिविजुअल में देयर इज ए फेमिनाइन एलिमेंट एंड एवरी फीमेल में देयर इज ए मैस्कुलाइन एलिमेंट, वेरी ट्रू। तो हर पुरुष, हर व्यक्ति में, मनुष्य में अगर प्रकृति भी है और पुरुष भी है, स्त्री भी है और पुरुष भी है, तो श्रेष्ठ कौन का सवाल आता है क्या? कतई नहीं। तो इस संतुलित भूमिका से हम देखेंगे तो मैं मानता हूं कि शादी व्यवस्था से जुड़े हुए कई सवालों के समाधान हमारे घर के चौखट के अंदर ही हम ढूंढ पाएंगे। कब प्रकाशन हुआ इस पुस्तक का? मुझे याद नहीं है, मगर मेरे ख्याल से 50-60 के दशक में हुआ होगा। हे भगवान, छोटी सी पुस्तिका है, मैं कहीं मिली तो मैं आपको ला दूंगा। ये तो मतलब आप बताइए कि ये विचार और 50-60 कितना वैसे कितना सरल शब्दों में है। जबरदस्त बात है, नहीं बहुत बहुत सुंदर बात है। विनय जी, बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। क्योंकि बहुत आभार आपका। सुनिए विनय जी को, मत उलझिए किस पार्टी से हैं, किस दल से हैं, भूल जाइए। इस देश की बड़ी परंपरा है कि अलग अलग सांख्य दर्शन, शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, तमाम चीज़ों को लोग सुनते रहे हैं, बौद्ध, जैनिज्म, सबको सुनते रहे हैं और सब इस धरा से निकलते रहे हैं। थोड़ी दार्शनिक बात हो गई, क्षमा कर दीजिएगा। पॉडकास्ट में इतना ही, अगली बार एक और पर्सनैलिटी के साथ पॉडकास्ट में मिलेंगे।